समागम का तीसरा सत्र। जैसा कि हर सत्र में हमने कहा, सत्र के समापन से कुछ देर पहले हम आपके कुछ सवाल लेंगे और उन चुनिंदा सवालों को हमारे मेहमानों के बीच बांटा जाएगा। मैं स्वागत करती हूं श्री नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और शिपिंग मंत्री का। आज वे सत्र में हम सब से बात करेंगे हाईवे की गति से हाईवे कब और कैसे, और इनसे बात करेंगे अभिसार शर्मा, एबीपी न्यूज़ के एंकर। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद वर्तिका। नमस्कार, हिंदुस्तान शिखर समागम में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा। आज शिखर समागम में मेरे खास मेहमान वो हैं जिनकी एक छवि रही है। 1995 से 1999 के बीच में महाराष्ट्र के कंस्ट्रक्शन मंत्री के तौर पर उन्हें कई नामों से नवाजा गया था, जिसमें एक नाम है फ्लाईओवर मिनिस्टर, रोड करी। और जब आप इस छवि के साथ केंद्र में आते हैं, और ऐसा नहीं कि केंद्र से इनका पहला नाता नहीं रहा है, वाजपेयी सरकार के दौरान ग्रामीण सड़क योजना में भी इनके किरदार को कौन भूल सकता है। लिहाजा देश की विकास दर को अगर आगे बढ़ाना है तो नितिन गडकरी की भूमिका बहुत अहम होने वाली है। और यही वजह है कि आज जो हम चर्चा करने वाले हैं नितिन जी से, वो ये कि हाईवे का निर्माण, हाईवेज की गति से, और इससे हम तरक्की में कैसे साध सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करूं, सबसे पहले मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप आएं और 3-4 मिनट में हमें बताएं कि इसको लेकर आपका बड़ा ब्लूप्रिंट क्या है। नितिन जी। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी का एक प्रसिद्ध वाक्य है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है। और हमारे देश में जो राष्ट्रीय महामार्ग है वो 96,000 किलोमीटर थे। हमने आने वाले 3 महीने में इसको 1,50,000 किलोमीटर हम उसको करने वाले हैं। और देश का 40% ट्रैफिक नेशनल हाईवे पे ही है, और 20% रोड पर जो नेशनल हाईवे के उस पर 40% ट्रैफिक है। 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं और 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। जब हमारी सरकार आई तब 2 किलोमीटर पर डे रोड बनते थे। मार्च में हमने 14 किलोमीटर पर डे यहाँ तक हमारा एवरेज आया, और आने वाले मार्च तक हम 25 किलोमीटर पर डे, वैसे 25 से 30 किलोमीटर पर डे तक जाएंगे। जब हमारी सरकार आई तब करीब 281 प्रोजेक्ट्स, जिसकी कॉस्ट 3,80,000 करोड़ थी, वो बंद पड़े थे, स्टकअप हुए थे लैंड एक्विजिशन के कारण, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस के कारण, रेलवे ओवरब्रिज, लिटिगेशंस। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने 41 प्रोजेक्ट्स टर्मिनेट कर दिए और लगभग 90 to 95% प्रोजेक्ट के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। और सभी प्रोजेक्ट अब शुरू है। 10-15 प्रोजेक्ट में थोड़ी अड़चने हैं, और नई रूप से हमने करीब 1,35,000 करोड़ के नए रोड्स और हाईवे प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। मैं विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे देश के आने वाले इसमें कम से कम 2% जीडीपी बढ़ाने में हमारा डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूट करेगा। जो हमारे पोर्ट्स है, शिपिंग कॉरपोरेशन है, 2008 से लॉस मेकिंग थे। ये पहला ही साल हुआ है कि हमने 3,500 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, और सभी पोर्ट्स, शिपिंग कॉरपोरेशन सब प्रॉफिट में आए हैं। हम लोग इनलैंड वाटरवेज को 101 नदियों को वाटरवेज में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल पार्लियामेंट के सामने पेंडिंग है। और ट्रांसपोर्ट में सबसे अच्छी बात हुई है कि हम 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट करते क्रूड ऑयल का, इसके बजाय हम लोग अब इलेक्ट्रिक पर कार, बसेस और स्कूटर्स और बाइक चलाने का सपना देख रहे हैं। और मुझे खुशी है कि लंदन में जो इलेक्ट्रिक बस थी उसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए है, क्योंकि उसमें लिथियम आयन बैटरी की कीमत 55 लाख रुपए थी। पर हमारे देश में स्पेस साइंटिस्ट जो है इसरो के, और जिन्होंने सैटेलाइट और रॉकेट साइंस में काम किया है, उनको मैंने 5-6 महीने पहले बुलाकर, हमारी ARAI और CRT 2 ऑटोमोबाइल इंस्टीट्यूट्स है, और सब लोगों ने बहुत प्रयास किया और हमारा देश अब लिथियम आयन बैटरी को
संशोधन करने में यशस्वी हुआ है, उसका पेटेंट हमने रजिस्टर किया है और 2 साल के अंदर आपकी कार, बसेस, स्कूटर, बाइक ये इलेक्ट्रिक पर चलेगी। ये पोल्यूशन फ्री है, कॉस्ट इफेक्टिव है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काफ़ी अच्छे बदल हुए हैं और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में भी हम लोग देश के विकास में अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया गडकरी साहब, आप स्थान ग्रहण करें हमारे साथ। गडकरी, जैसे आपने अभी अभी अपने भाषण में कहा कि जीडीपी में 2% आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर इस बात को लेकर कि आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की गति वैसी नहीं है। लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर आपको 2 कदम पीछे बढ़ाने हैं। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती है 2% का आंकड़ा? पहली बात तो ऐसी है कि ये लैंड एक्विजिशन के कारण हमको कोई कदम पीछे रखने नहीं हुई। मीडिया में चर्चा होती है कि जो डिटेल में नहीं गए। मैं मानता हूं कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि हमने पुराने 2013 के बिल में ये था 1:2 फॉर अर्बन एरिया एंड 1:4 फॉर रूरल एरिया कॉम्पेंसेशन था। हमने उसको 1:2 जो 2 था 1:4 था, उसको 1:2 और 1:4 किया है। तो हम 4 गुना कीमत दे रहे हैं और मैंने अभी तक 4,500 करोड़ रुपए के लैंड हमने एक्वायर्ड की। एक बात जरूर है कि जो हमारा 80,000 करोड़ का लैंड एक्विजिशन का जो बजट था वो 1,80,000 करोड़ हुआ है। पर इसमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये है कि लिटिगेशंस और कोर्ट केसेस, एस्केलेशन, इंटरेस्ट कॉस्ट ये नहीं बढ़ेगी। थोड़ा किसानों को हम उचित पैसा दे रहे हैं, उसके बदले में डिले खत्म हो जाएगा और उसमें हम प्रोजेक्ट जल्दी बना पाएंगे। दूसरी बात ऐसी है कि जिस प्रकार के रोड की रफ्तार बढ़ रही है, तो मैं तो विश्वास दूंगा, पर मैं नम्रतापूर्वक एक बात कहूँगा, तो उसमें अहंकार और एरोगेंस मत समझिए। मैं जो कहता हूँ वो 100% बातें होती है। मुझे कोई हिंदुस्तान का पत्रकार उल्टा सवाल नहीं पूछ सकता। जो मेरे 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो मैं जब कह रहा हूँ 2% तो समझना 2.5% ही होगा, 1.25 होने का सवाल नहीं उठता। मुझे याद है कि मुंबई पुणे का हाई स्पीड कॉरिडोर आपकी उपलब्धियां रही हैं 1995 से 99 मगर वो आपका बड़ा एक आइडिया था। मगर अगर मैं नितिन गडकरी से पूछूं कि बतौर सड़क परिवहन मंत्री आपका बिग आइडिया क्या है, वो क्या है जो आपके जहन में है, जो आपके दिल के सबसे करीब है, जो एक विरासत के तौर पर आप इस देश को सौंपना चाहेंगे? देखिए, एक्सप्रेस हाईवे, ये देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। अब मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोग एक्सप्रेस हाईवे पे गए। 160 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब गाड़ी जाती है, और जब मैंने उसका टेस्टिंग किया था तो एल&टी के चेयरमैन और हिंदुस्तान कस्टम कंपनी मेरे गाड़ी में बैठे थे, तो मैंने कहा मैं चाय पीऊँगा 160 किलोमीटर पर, चाय गिर गया तो याद रखो आपको छोड़ूंगा नहीं। तो लगभग वो ग्रेडियंट इतना अच्छा था कि 160 किलोमीटर पर मैं चाय पी सका। अब हम लोग पहला एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली से मेरठ बना रहे हैं और वो NH-24 को हम 14 लेन बना रहे हैं, दिल्ली से शुरू होगा तब, और ग्रीन हाईवे मेरठ तक है। दूसरा जो दिल्ली का ईस्टर्नली बाईपास है 7,000 करोड़ का, उसका काम शुरू हुआ है। वो आपके यूपी और हरियाणा की आचार संहिता के कारण बीच में थोड़ा भूमि पूजन नहीं हो सका, पर उसमें एक्सिस कंट्रोल है, यानी कंपाउंड वॉल है, तो स्पीड भी अच्छी मिलेगी। तो धीरे धीरे अब मैं दिल्ली से कटरा ये एक्सप्रेस हाईवे का कार्य की शुरुआत आने वाले 6 महीने के अंदर करना चाहता हूँ, जिसमें 140-150 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी जाएगी। वो दिल्ली से जींद से लुधियाना, अमृतसर, कटरा जाएगा। फिर नागपुर से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बनाना चाहता हूँ महाराष्ट्र में, और एक 4 महीने में हम लोग बड़ौदा से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का कार्य शुरू करेंगे। बेंगलोर से चेन्नई भी कर रहे हैं। एक्सप्रेस हाईवे नेटवर्क इस देश में खड़ा करना एक मेरा सपना है। इसमें कठिनाइयाँ हैं, इसके बारे में मैं एकदम कोई प्रॉमिस नहीं दे सकता, पर कोशिश है, काम शुरू हुआ है। और दूसरा, अब NHI इंटरनेशनल भी हम बना रहे हैं, और पहले ही बनाने की मेरी सोच थी, पर देश में इतना हमारा काम अड़चन में था, तो शायद आप लोग कहते कि अपने देश में नहीं काम कर पा रहे हो और दुनिया में कहाँ जा रहे हो। तो अब हमने सब रेक्टिफाई किया है। अब ईरान में मैं रामेश्वरम से श्रीलंका में बीच में एक 25,000 करोड़ का ब्रिज प्लान कर रहा हूँ, जिसका स्टडी शुरू हुआ है। फिर एक इमर्स टनल मैं सागर पोर्ट में बनाना चाहता हूँ, समुद्र के अंदर, पुश बैक टेक्नोलॉजी से, और उसमें रेलवे और रोड सब समुद्र अंदर ही रहेंगे, पानी के अंदर। तो दीज आर द एम्बिशियस प्रोजेक्ट, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम करने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे बड़ा बाधक क्या है इसमें? जमीन विवाद,
पर्यावरण से जुड़े विवाद या नौकरशाही? देखिए, पर्यावरण के विषय में अड़चन थी। पिछले बार जब सरकार थी तो 2.5 साल में एक भी प्रोजेक्ट पे साइन ही नहीं हुआ था। अब तो मैं 29 तारीख को एक दिल्ली में कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ और 5,000 करोड़ रुपए मैंने रखे। हर प्रोजेक्ट में 1% अलग रखूंगा और 5,000 करोड़ केवल पेड़ लगाने के लिए, प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन, ब्यूटिफिकेशन एंड मेंटेनेंस। और 3,000 लोग सहभागी हो रहे हैं। मैं यूपी के भी लोगों को कहता हूं कि जिनकी नर्सरी है, जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं, वो जरूर आए। तो हम लोग इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट तीनों महत्वपूर्ण है, पर इसमें एक्सट्रीम व्यू कहीं नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से पर्यावरण भी प्रॉब्लम नहीं है, लैंड एक्विजिशन भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम माइंड सेटअप ऑफ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, ये प्रॉब्लम है, पर वो बदल सकता है और वो बदलना ही मंत्रियों का काम है। अब मैंने हमारे यहाँ 1890 के कानून थे, कुछ थे, मैंने एक दिन सब इकट्ठा किया और कहा इसको हटाओ सबको, तो हट गए। अभी कैबिनेट नोट आ गई। तो मुझे क्या लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, पॉजिटिव माइंड सेटअप, डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच, टीम वर्क एंड फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये हमारे देश की आवश्यकता है। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं 5 लाख करोड़ के रोड बना सकता हूँ, इतना पैसा मेरे पास है, पर मेरी स्पीड 50,000 करोड़ खर्चा करने की नहीं है। सो माई प्रॉब्लम इज हाउ टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ आवर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बाय विच इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। नहीं, क्योंकि आप डू और डाई की बात करते हैं। हाँ? आप डू और डाई की बात करते हैं, मगर आपके ब्यूरोक्रेट्स जो हैं अभी भी धीमी गति, चलता हुआ एटीट्यूड वाले हैं, तो उसे बदलना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे मंत्री मजबूत रहता है, दुनिया बदल सकती है। मैं हमारे अधिकारियों को कहता हूँ, आपको जो लगता है आप फाइल पर लिख दो। सरकार कैसे चलेगी ये मैं तय करूंगा। आई एम रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। अब मैं तय करूंगा। और मेरा अनुभव ये कि जब आप, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ मेरे स्पीड से। अब मैं यूपी में कम से कम 1 लाख करोड़ के काम करना चाहता हूँ, या 25-30 हज़ार करोड़ में अपने लिट कर आ रहे हैं। पैसे का प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास 42,000 करोड़ बजट है, 70,000 करोड़ टैक्स एग्जम्पशन बॉन्ड की अनुमति मिली है, मुझे खड़ा करने कभी पैसे की कमी नहीं पड़ी अभी तक, वो तैयार है। और वो अगर विदेशों में निकालूंगा तो 6% पे पैसा मिलेगा। 101 प्रोजेक्ट मेरे तैयार है जिसमें टोल मिल रहा है। मैं उसको इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड को अगर बेचूंगा तो 1,20,000 करोड़ रुपए मुझे मिलेंगे। मेरा टोल 8,000 करोड़ साल का है, उसको 15 साल के लिए सिक्योरिटाइज करूंगा तो 1,40,000 करोड़ मुझे मिलेंगे। और जापान की सरकार, दुनिया की सरकार, अभी मोदी जी अमेरिका में है, वहाँ सब लोगों ने कहा कि हम रोड सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मेरा प्रॉब्लम ये खर्चे ही नहीं करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है, लैंड एक्विजिशन फास्ट करना, का पड़ापड़ डीपीआर तैयार करना, उसके निर्णय करना, ये द सिस्टम इज ए प्रॉब्लम। बाकी ज़्यादा हो, सिस्टम को सुधारना ये मंत्रियों की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, और हम उसको दौड़ाएंगे। जो साथ में आएंगे उनको हाथ पकड़ कर ले चलेंगे, जो खींचते हुए दौड़ेंगे, जो नहीं दौड़ेगा उसको घसीटते हुए ले जाएंगे, पर सिस्टम को घसीटते हुए ले जाएंगे और काम पूरा करेंगे। बिहार का मौसम है, बिहार की सियासत का मौसम है, और प्रधानमंत्री ने जो विशेष पैकेज का ऐलान किया, अब उसके फायदों पर बहस होने के बजाय नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं बहस को इस तरफ शिफ्ट कर दिया है कि इसमें नया क्या है। अगर ग्रामीण गांव के लिए 13,820 करोड़ देने की बात हो या हाईवेज के लिए 54,713 करोड़ देने की बात हो, तो नीतीश कह रहे हैं इसमें नया क्या है। आपको लग रहा है कि बहस जो है वो शिफ्ट हो गई है, जो आपके लिए एक झटका है? नहीं, आप क्यों नहीं डिटेल में जाते? आप करो ना एक्सपोज हमको। जैसे मैंने कहा कि 66,000 करोड़ के रोड मैं बिहार में 3 साल में बनाऊंगा। 10,000 करोड़ के मैंने उस दिन काम शुरू किया है। कोई दुनिया की ताकत, पत्रकार मुझे पूछ लें कि कौन सा प्रोजेक्ट कहीं नहीं हो रहा, मुझे एक्सपोज करिए। मैं जब डंके के चोट पर कह रहा हूं कि 66,000 करोड़ के मार बिहार में शुरू होंगे, और मैंने शुरू भी कर दिए, टेंडर भी निकाले, कुछ काम शुरू भी हुए, तो ये क्या है कि ये कौन सा पुराना काम है? क्या नीतीश कुमार जी मुझे बता सकते हैं? वही बार बार 50,000 करोड़ का बिहार को पैकेज चाहिए करके, जब मैं बीजेपी का अध्यक्ष था तो मनमोहन सिंह जी को मिलकर 50,000 का पैकेज चाहिए कह रहे थे। जब मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया तो बोलते इसमें नया क्या है? अब ऐसा है कि जिसको जो कहना कहे, आखिर जनता जो है वो जातीयवाद और सांप्रदायिकता की राजनीति से अब तंग आ चुकी है। अब उनको रोजगार चाहिए, अच्छे रोड चाहिए, देश की इकोनॉमी के लिए गरीबी दूर करने वाली इकोनॉमी चाहिए, रोजगार निर्माण करने वाली इकोनॉमी चाहिए। और इसलिए अब नई जनरेशन जो है वो पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस पर बिलीव करती है, और वो निश्चित रूप से बिहार में हमको साथ देगी। आपने जातिवाद की राजनीति का जिक्र किया।
लालू प्रसाद यादव ने सरसंघचालक के बयान को एक बड़ा सियासी मुद्दा बनाने का मन बनाया है। सियासत को अगर थोड़ी देर के लिए हम परे रखें नितिन जी, सवाल यहाँ पर ये कि किसे आरक्षण मिलना चाहिए, कब तक मिलना चाहिए, और ये एक गैर राजनीतिक समिति इसे देखे। मैं इसके मेरिट्स पर आपको जानना चाहता हूं। क्या आपको नहीं लगता कम से कम एक बहस हो? आपका तो ये कॉन्क्लेव इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। आप नहीं, क्योंकि बिल्कुल उस पर भी मैं सवाल करूंगा, मगर आप में तो मैं खुद को रोक भी नहीं पा रहा हूं। मैं इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। देखिए, पहली बात तो ऐसी कि भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन के फेवर में है। भागवत जी ने जो बात कही उसको उन्होंने खुद क्लियर किया है। जो उन्होंने नहीं कहा वो उनके मुंह में डालना और दिन भर विवाद करके पॉलिटिकल उसको विषय को बनाना, ये हिंदुस्तान के नेताओं की राजनीति बहुत पुरानी है। और मुझे लगता है इसमें चर्चा करने के बजाय लेट इस पर डिस्कस हो कि कौन काम करना चाहता है, कौन बिहार का कल्याण करना चाहता है, बिहार का विकास करना चाहता है। कुछ लोग टेस्टेड हैं जिनको जंगल राज नीतीश जी ने कहा, एक दूसरे को सापनाथ कहा, नागनाथ कहा, अब वो दोस्त बने वो बात अलग है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज इम्पॉर्टेंट चीज़ है चुनाव में, वो चुनाव में 21st सेंचुरी का पॉलिटिक्स जो है ये प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट का है। लेट अस टॉक अबाउट रोड्स, पावर, रोजगार, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये बात कहें। नितिन जी, कुछ सवाल हमारे मेहमानों से भी आए। डॉक्टर श्वेता सिंह पूछ रही हैं कि लखनऊ वाराणसी नेशनल हाईवे बनाने को की कब तक योजना है? मेरे पास इसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, पर मैं क्या कहाँ तक है? जल्दी शुरू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुनील शहलोत पूछते हैं कि फिजिकल टोल बूथ्स उत्तर प्रदेश में कब तक चले जाएंगे और कब ई टैग्स शुरू होंगे? देखिए, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। अगर यही आप इस होटल के बजाय अगर कोई और पेंडॉल डाल के रोड पे करते तो शायद बजट सस्ता होता। आपको एयर कंडीशन इतना अच्छा हॉल चाहिए तो यू हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। तो इसलिए इफ़ यू वांट गुड रोड यू हैव टू पे फॉर इट। अब रही बात ऐसी कि मैं इसमें से काफ़ी अध्ययन कर रहा हूँ और हम ई टोल कर रहे हैं। जैसे एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक से हमने जॉइंट वेंचर किया है और एक कंपनी बनाई और वो दिल्ली मुंबई पर अब चालू हुआ है। मैं 6 महीने के अंदर सब टोल को ई टोल में कन्वर्ट कर दूंगा और आप बैंक में जैसे मोबाइल का होता ना चार्जिंग, आप पैसे भर दो, आपको कोई टोल पर रुकना नहीं पड़ेगा। और मैं टोल पॉलिसी को भी रैशनलाइज करने के ऊपर कोशिश कर रहा हूँ, पर ये मेरा अकेले का निर्णय, प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मेरा प्रपोजल गया हुआ है। अगर उसमें निर्णय होने के बाद मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। भूपेंद्र सिंह पूछ रहे हैं, ये कदम और आगे जाते हैं कि टोल कब और कैसे खत्म होगा? नहीं खत्म होगा, टोल खत्म नहीं होगा, कम ज़्यादा हो सकता है। देखो, आप समझ लीजिए, सरकार के पास रोड बनाने के लिए पैसे नहीं है और सरकार इतना बजट नहीं खर्चा कर सकता। आप सब बातों के नाटक कर सकते हो, पैसे के नहीं कर सकते। अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर लोगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लोगे तो इंटरेस्ट लगेगा तो आपको इंटरेस्ट से पैसे देने पड़ेंगे। और मैंने देश का पहला पीपीपी रोड बनाया, जो हिंदुस्तान का पहला रोड है, मैंने यही शुरुआत की। तब कुछ लोग मुझे गालियाँ भी देते कि ये नितिन गडकरी मराठी ड्रामा होता था तो वो टोल पे अलग बोले ये गडकरी आड़ा पड़ रहा है, ये रोक रहा है। तो अब ये कोई खुशी से नहीं हुआ है, ये मजबूरी से हुआ है। 2 चॉइस आपको करना है। आपको टोल देकर, जैसे मुंबई और पुणे के बीच में जाने के लिए पहले 9 घंटे लगते थे, अब 1 घंटा 40 मिनट में आते हो। तो आप 6 घंटा गाड़ी कम चलती है, पेट्रोल कम बचता है, टाइम बचता है, लाइफ सेफ्टी है। अब उसके बदले में आपको थोड़ा बहुत पैसा तो देना पड़ेगा। तो अब ये टोल कभी, मैं झूठ बोलता नहीं, कभी टोल समाप्त नहीं हो सकता। आपको एक विरासत भी मिली थी जब आप मंत्री बने थे, तो करीब 3.77 लाख करोड़ की योजनाएं अटकी पड़ी थी पर्यावरण जमीन विवादों के चलते। इस वक्त हालत कितनी सुधरी है? पूरी 95% सुधरी है। मैं इनको पूछता हूँ, अब एक समय 283 प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 3,80,000 करोड़ बंद पड़े थे। मैं इनको पूछता हूँ, बताओ कौन सा प्रोजेक्ट बंद पड़ा है? कल आखिरी में मैंने 2 दिन पहले दिल्ली जयपुर की मीटिंग ली थी, जो 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसमें IDBI बैंक के चेयरमैन भी थे और सब थे, 17 बैंकर्स थे।
उन्होंने 1 साल में 24 करोड़ ही दिए थे उसको। मैंने सबको कहा आप पैसे देते हो कि नहीं देते हो? ये तो मैं 600 करोड़ रुपए हम देते हैं, इंटरेस्ट से पहले टोल वसूल करके हमारा पैसा वाला है। आप देंगे तो आप दो, आप नहीं देंगे तो हम देते, और तुमको दोनों मान्य नहीं है तो प्रोजेक्ट टर्मिनेट करूंगा, तुम्हारे 1700 करोड़ के तेल लगाने को, मुझे मालूम नहीं, अब भी कभी बताओ क्या करना। 1 बजे निर्णय हो गया, 17 बैंकों ने एग्रीमेंट करके 1 बजे निर्णय होकर मुझे मिनट साइन करके कागज मिला कि हम 600 करोड़ दे रहे हैं। मैंने बोला आपका अगर डिले हुआ है तो मुझे कैबिनेट में अप्रूव, मैं आपको 2 साल 3 साल जो निकलता है वो बढ़ा दूंगा। हाँ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल समस्या क्रिएट कर रही है। मैं एक बात बताऊं, देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स इज ऑब्वियस पार्ट ऑफ द लाइफ, और पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कंपल्शन, लिमिटेशन, कॉन्ट्रडिक्शंस, यू हैव टू फेस इट। और अपना देश ऐसे ही चलेगा जैसे आपका चलता है। आधे लोग बोलते रोड बनाओ, फिर आप ही आके बोलते ये झाड़ तोड़ा इसको रोको। दोनों बाजू से डफरी बजाने वाले लोगों की संख्या नहीं, मगर क्या ये बात सही नहीं है कि आपके बावजूद 60,000 करोड़ की सड़क परियोजनाएं लाल फीताशाही के चलते, जमीन विवादों के चलते अटकी हुई हैं सड़क परियोजनाएं? क्या ये नहीं अटकी हुई ना? मैं तो खुले बोल रहा हूं ना आपको कि आप में से कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में मुझे पूछो, कुछ बाकी नहीं पेंडिंग। देखो मैंने अपने एक लिख के रखा हुआ है, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। अब जो मैं कह रहा हूं वो ठीक नहीं है, पर मैंने लोगों को आखिर, इवन आई लाइक पीपल हु कैन टेक द रॉन्ग डिसीजंस, बट आई डिसलाइक ऑनेस्ट पीपल हु डोंट वांट टू टेक द डिसीजंस। तो मैं लोगों को कहता हूं कि तुम जो कहना हाँ या ना में करो। और मैं भी, इतने एमपी अलग अलग पार्टी के मुझे मिलते हैं, मैं 5 मिनट में उनको कहता हूं वो करना है कि नहीं करना। नहीं करना तो बोलता ये जमता नहीं, मेरे को नहीं करना, ये नहीं हो सकता। तो एक तो लोगों ने ये टर्मिनोलॉजी को सिलेक्ट करना चाहिए। देखो ये गलत फहमियाँ। अब मैंने पूरे शहर को तोड़ डाला, बिल्डिंगों को तोड़ डाला नागपुर में, पूरे रोड चौड़े किए, मैं 3 लाख रुपए जीता। मेरे ससुरे का मकान तक तोड़ डाला। ये आपने कैसे कर दिया? ये बहुत ज्यादती कर दिया। नाराज हुई थी, पर मैंने कहा नथिंग डूइंग। वो एक नई हमारी IAS ऑफिसर थी राधा करके, अभी वो दिल्ली में, मुंबई में CEO है। तो मैं कह रही थी कि सर आई एम सॉरी, ये अगर रोड बड़ा करने की आप बार बार बात कर रहे हैं तो भाभी जी के पिताजी का घर बीच में आता है। तो मैंने कहा आपको मैंने पूछा क्या उनका घर बचाओ करके? चूने की रेस डाल दो, जो जो बीच में आता है सब तोड़वा दो, बस खत्म करो। तो इसीलिए क्या आपका नया नाम बुलडोजर है? नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से आप ऐसे नेता हैं बीजेपी के जिनके साथ सबसे ज्यादा निकनेम्स जुड़े हैं, फ्लाईओवर मिनिस्टर, रोड करी। अब ये बुलडोजर एक नए नाम से आपको संबोधित किया जाता है। नहीं, मैं तो समझता हूँ, आई एम वेरी पॉजिटिव, और मैं बड़ा लिबरल हूँ, और बने तक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। पर कुछ बातों में पक्का, देखो ये देश हमारा है, ये देश आगे जाना चाहिए, ये देश में नए रोड बनने चाहिए, ये देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, इस देश में किसानों के खेत को पानी मिलना चाहिए, इस देश में नए रोजगार निर्माण होने चाहिए। और इसके आड़े में कुछ आता है तो उसको प्रेम से समझो, और नहीं समझता है तो आगे जाओ। नितिन जी, कुछ और सवाल लेते हैं। पवन मनोचा कह रहे हैं कि लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर आप जाकर देखो अपनी योजना का क्या हाल है। भाव समझिए इसको जरा। हाँ होगा, खराब होगा, मैं मानता हूँ, और उसके काम को मंजूरी भी दी, अभी इन्होंने कही है जल्दी काम शुरू होगा। अब देखो आपको बताता हूँ, मुझे पता नहीं, ये कानपुर के पास ग्यामन इंडिया एक ब्रिज बना रहे हैं। अब वो इतने तकलीफ है, कुछ जगह लैंड एक्विजिशन नहीं, कुछ जगह कोर्ट केसेस है। मैं 4 बार मीटिंग ले चुका हूँ। अब देखो ये पुराना जो है उसमें क्या हुआ, मैं कोई दोष नहीं देता, या आप ढूंढो, मुझे कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। लैंड एक्विजिशन 10% वर्क ऑर्डर दे दिया, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं, वर्क ऑर्डर दे दिया, और कोई प्रिपरेशन न होते हुए दे दिए। अब वो प्रॉब्लम में फंसे हैं, रिपेयर नहीं हो रहे हैं। अब मैं धीरे धीरे, एकदम मैं नहीं कहूँगा कि सब रोड अच्छे हो जाएंगे, पर मुझे 2-1 साल का टाइम दीजिए, ये परिस्थिति बदला। और मैं सीमेंट कंक्रीट रोड बना रहा हूँ। अभी ये मैंने नागपुर में रोड बनाया, 3 पीढ़ियाँ, 300 साल कुछ नहीं होता, गड्ढे ही नहीं पड़ता। अभी पूरे कंक्रीट रोड बना, जैसे मैंने कंक्रीट रोड बनाने की बात कही तो सीमेंट वालों ने 50 रुपये बढ़ा दिया, 350 रुपये बैक कर दी। तो मैं बड़ा जिद्दी हूँ, और मैंने ऐसे सीमेंट वालों का कार्टेल तोड़ा है कि मेरे पास 95 लाख टन सीमेंट बुक है, 120 रुपये, 130 रुपये और 140 रुपये पर बैग। 37 कंपनीज और 107 फैक्ट्री का बुकिंग है, और मैंने पूरा सीमेंट अब कहा कि ये इसको यूज़ करें, ताकि अब सीमेंट के रेट कंपनी वाले ठीक हो गए।
तो मुझे लगता है कि भाई सबने रीजनेबल प्रॉफिट लेना चाहिए। अब नितिन जी, कंक्रीट रोड के कारण ये आगे 5 साल के बाद जब कंक्रीट रोड बन जाएंगे तो ये आपको पॉटहोल्स कभी मिलेंगे नहीं। कुछ और सवाल विभूति नारायण पूछती हैं कि पर्यावरण के मुद्दे, पानी की कमी, ऐसे में यमुना और गंगा में जल परिवहन कैसे और कब संभव? देखिए, ये लोग मुझे बहुत बार पूछते हैं। पहली बात तो ऐसी है कि 1620 किलोमीटर वाराणसी टू हल्दिया हमारा काम शुरू हो गया है। वाराणसी में हमने लैंड एक्वायर्ड की है, साहिबगंज झारखंड में हमने लैंड एक्वायर्ड कर लिया और हल्दिया में लैंड मिल गई है। हमारा प्लान तैयार हुआ है और हमारा काम शुरू है। मैं संभवतः आपको अगले साल में सब ट्रैफिक पूरा वाराणसी टू हल्दिया होगा। ऑलरेडी फरक्का की फ्लैश बांग्लादेश को एक्सपोर्ट हो रही है। देखिए, इसमें ऐसा 5-6 टेक्नोलॉजी है कि हम लोग 3 मीटर का ड्राफ्ट मेंटेन करना चाहते हैं। हर जगह पर बैरेजेस बनाना नहीं चाहते, बैरेजेस बनाना लॉक भी करने पड़ेंगे। पर अभी इसके लिए वर्ल्ड बैंक में हमने वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी टीम को अपॉइंट किया है और उसमें 4-5 प्रकार के सॉल्यूशंस है। उसमें किसको स्वीकार करना, ये अभी 15 दिन के बाद दिल्ली में मीटिंग है, वो एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बाद हम तय करेंगे। पर हमारा बेसिक टारगेट ये है कि 3 मीटर का ड्राफ्ट हम नदियों में मेंटेन करेंगे। अब ये यमुना में भी होगा, गंगा में भी होगा। और मैं विशेष रूप से यूपी की जनता से अपील करूंगा। चाइना का 47% गुड्स एंड पैसेंजर ट्रैफिक पानी पर है, 43% कोरिया का है, 44% जापान का है। और यूरोपियन देशों में एक्सपोर्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके नदी के बाजू में इंडस्ट्री है। 40% ट्रैफिक यूरोप में ये नदी से होता है। हमारे देश में 3.2% है। पानी से जाओगे तो 25 पैसे खर्चा आएगा, रेलवे से जाओगे तो 1 रुपया आएगा और रोड से जाएंगे तो 1.5 रुपये खर्चा आएगा। तो रोड के नदी के बाजू में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करके अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हम कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। और इसलिए जैसे हमने सी पोर्ट बनाए, एयरपोर्ट बनाए, बस पोर्ट बनाए, रेलवे स्टेशन, रेलवे पोर्ट बनाए, वैसे हम वाटर पोर्ट बना रहे हैं। और मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ कि आने वाले समय में यूपी में केवल गंगा और यमुना में नहीं, हम लोग 82,000 किलोमीटर ये जो नदियों की लेंथ है इसको हम वाटरवेज में कन्वर्ट कर रहे हैं और वाटर पोर्ट्स बना रहे हैं और कोस्टल ट्रैफिक को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे देश की इकोनॉमी बदल जाएगी। नहीं, मगर इसके लिए क्या ब्लूप्रिंट है? क्योंकि आपने खुद बताया कि कितनी ज्यादा प्रेशर है, चाहे यात्री परिवहन हो, चाहे माल भाड़े को लेकर हो। तो ऐसे में जलमार्ग के जरिए माल ढुलाई ये व्यावहारिक कितना है और इस पर कितना आपका ध्यान है? देखिए, व्यावहारिक है। मेरी दिक्कत यह है कि मेरा 3 सेशन हुए मेरा बिल पार्लियामेंट के सामने पेंडिंग है। मुझे बार बार कहते हैं कि भाई आप बिल क्यों नहीं लाते। अब मुझे बताओ, पार्लियामेंट ही नहीं चलती। अब मेरे को बिल पास किए बिना डीपीआर नहीं बना सकता, मैं पैसे नहीं ले सकता। अभी मैंने भी उसमें किया, जैसे हमारे पोर्ट का इनकम डॉलर में है, तो मैं मुंबई में जेएनपीटी करके प्रोजेक्ट है, वहाँ हम लोग 8 लेन का 4,000 करोड़ का रोड बना रहे थे। तो हमारे पोर्ट चेयरमैन इनकम टैक्स कमिश्नर है, तो उसने मुझे कहा कि हमने 12% से 4,000 करोड़ लोन लिया। मैंने कहा आप डॉलर में कमाते हो, हमारे यहाँ 4,500 करोड़ टर्नओवर डॉलर में है, तो डॉलर में लोन क्यों नहीं लिया? बोले मिल सकता है। मैंने तुरंत उठाकर आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन चंदा कोचर को फ़ोन किया और मैंने कहा ये आप 4,000 करोड़ रुपीज़ में 12% दिए तो डॉलर में क्यों नहीं देती? बोले मैं तैयार हूँ। बोला इंटरेस्ट क्या लगेगा? बोले LIBOR + 3%। बोला LIBOR + 3% क्या है? एक आए कि 3% है। तो उन्होंने कहा क्या जब LIBOR + 0.50 पर दे, तो उन्होंने मानने का 3.25% से हमको 4,000 करोड़ रुपए मिल गए। तो मैंने इनलैंड वाटरवेज के लिए डॉलर में मैं 40-50 हज़ार करोड़ खर्चा करने के लिए भी तैयार हूँ। प्रॉब्लम यह है कि मेरा पार्लियामेंट में बिल जो 101 नदियों को वाटरवेज में कन्वर्ट करने का बिल है, वो इस सेशन में अगर हो जाएगा तो मैं तुरंत ये काम शुरू कर दूंगा। कुछ और दूसरा एक बात हो, ये एक सपना है और ये मैं जब बताता हूँ तो मेरे ऊपर आप लोग तो मुझे जानते ही नहीं, तो विश्वास रखना कठिन हो सकता है। कुछ लोग सपने दिखाते हैं, पर सपने दिखाने वाले नेता लोगों को पसंद नहीं होते। जो दिखाए हुए सपनों को पूरा करते वो लोग उसको पसंद करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत सपना लग रहा है, पर 5 साल के अंदर आप यूपी में एक शहर से दूसरे शहर रेलवे और बस के बजाय आप पानी पर जाओगे और पानी के उतरने वाले हवाई जहाज हमने ला रहा हूँ। अभी मैं सी प्लेन ला रहा हूँ। और इतना ही नहीं, तो मैंने एक ऐसी बात रिसर्च हमारे यहाँ चल रहा है अभी कोचीन शिपयार्ड में, कि जो पानी से 7 मीटर ऊपर से दौड़ेगी, जो हवाई जहाज भी नहीं और जहाज भी नहीं,
और जिसकी स्पीड पर किलो आवर 120 किलोमीटर आवर रहेगी, और उसका नया जुगाड़ करके नाम रखा है, शायद 6 महीने में मैं आपको दिखा सकूंगा। और ऐसी बहुत सी चीज़, अभी एक मुंबई में हमने बस खरीदी की है, वो पानी पे भी चलती और रोड पे भी चलती, तो आपके गोमती में भी बस चलेगी और रोड पे भी चलेगी, दोनों जगह जाएगी। वो बस अभी 3 महीने में आ रही है, मैंने चलाई है वो स्टॉकहोम में, वो रोड पे चलती है और पानी पे चलती है। तो ये सब हो सकता है। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड ई गवर्नेंस, इन चारों को जोड़कर फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी, तो वी कैन मेक मिरेकल्स, और हमारी सरकार ये करेगी। ये तमाम समस्याएं, ये तमाम जो चीज़ें आप बता रहे हैं, ये सुनने में अच्छा लगता है, मगर जैसे उत्तर प्रदेश की जनता वो बुनियादी समस्याओं से दो चार है। दिनेश दुबे, बार बार कहता हूँ हाँ। कि मेरी बातों को आप भी रिकॉर्ड कर लो, आपके डायरी में एक एक वाक्य लिख के रखो, और जो जो बातें मैंने कही अगर वो मैंने नहीं पूरी की तो आपकी एक एक मिनट में एक एक ब्रेकिंग न्यूज़ लगाओ। मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से बात करता हूँ कि मैंने खुद होमवर्क किया है, उसकी पूरी तैयारियाँ की है। हाँ, वाटरवेज में मैंने बताया अड़चन क्या है, एक बार मुझे क्लियरेंस मिल जाएंगे। मनी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। मुंबई में जब मंत्री था तो 10 करोड़ रुपए मैंने सरकार से लिए, 4000 करोड़ पब्लिक से खड़े किए, और 2.5 साल में 8000 करोड़ के काम कर दिए, और 3600 करोड़ का जो लोएस्ट टेंडर था रिलायंस को रिजेक्ट किया, और 1600 करोड़ में रोड बनाया, 2000 करोड़ बचाए, 1800 करोड़ के फ्लाईओवर 1000 करोड़ में बनाया, और तब लोगों को लगा कि ये बोल रहे हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पूरा होगा। जैसे दिनेश दुबे नेशनल हाईवे 24 की बदतर हालत की बात करते हैं, बरेली से सीतापुर की बहुत बदतर हालत है, अब उसे हम कैसे सुधारेंगे, कहते हैं दिनेश दुबे यहाँ पे। मुझे बरेली का मालूम, पर NH-24 जो दिल्ली से शुरू होता है, और उसका पहला दिल्ली से जो स्वामीनारायण मंदिर है वहाँ मैं 14 लेन का रोड बना रहा हूँ, और 3 महीने के अंदर, शायद 2 महीने के अंदर उस काम का शुरुआत हो जाएगी, और फिर दिल्ली से मेरठ तक आएगा। ये जो कह रहे उसकी स्थितियाँ, हाँ वो कॉम्प्लिकेशन में फंसा था, उसको अभी चाइनीज इन्वेस्टर मिला है, वो हो जाएगा, उसकी हालत खराब ही है, सच है। सुधीर पवार 2 सवाल पूछते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में काम की जो प्रगति है वो इतनी धीमी क्यों है, और दूसरा वो दिल्ली सहारनपुर राजमार्ग कब तक पूरा होगा? दिल्ली सहारनपुर राजमार्ग के लिए वहाँ के MP मुझे बार बार बोलते कि इसको नेशनल हाईवे बनाओ। मैं 3 पत्र यूपी की सरकार को लिख चुका हूँ कि मुझे दे दो, मैं तैयार हूँ कंक्रीट रोड बनाने के लिए। अगर यूपी की सरकार अगर मुझे दिल्ली सहारनपुर अगर NOC दे देती है तो मैं 3 महीने के अंदर सीमेंट कंक्रीट का रोड बनाकर उस काम करने के लिए तैयार हूँ। देहरादून का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी भी सेहत कोई बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खराब है। इसका कारण ऐसा है कि वो मामला फंसा हुआ है। जो मैंने 10 प्रोजेक्ट की बात की उसमें से वो प्रोजेक्ट है, मेरे परसों उसमें मीटिंग भी हुई है, और है कॉम्प्लिकेशंस है, आप कह रहे वो सही है, पर अब उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। नितिन जी, आपको याद होगा जब आपसे मुलाकात हुई थी महाराष्ट्र के चुनावों के दौरान, मैंने आपके सामने एक बहुत ही विचित्र समस्या रखी थी। मध्य प्रदेश में कटनी से जबलपुर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है बहुत ही जर्जर, और जब मैंने पूछा ऐसा क्यों है तो मुझे बताया गया कि आप छिंदवाड़ा से जबलपुर जाइए तो उसकी बहुत ही शानदार हालत है। क्यों? क्योंकि संभवतः एक पॉलिटिशियन के बिजनेस इंटरेस्ट जो हैं वो छिंदवाड़ा से नागपुर या छिंदवाड़ा से जबलपुर सधते हुए नजर आते हैं। ये सियासत कैसी है? ये सही नहीं, और अभी भी मेरे ख्याल से वही हालत है कटनी जबलपुर। इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, कोर्ट जिम्मेदार है। और ये कहानी बड़ी अच्छी है, आप इसको मीडिया में हिम्मत है तो चलाओ। ये जो हमारे यहाँ नागपुर से जबलपुर रोड जाता है, उधर मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट है और हमारा पेंच। हमारे शहर को टाइगर सिटी कहते हैं, कैपिटल ऑफ टाइगर। 350 टाइगर 2.5 घंटे के अंतर पर है। तो हमारे ये देहरादून के फॉरेस्ट ने कहा कि टाइगर जो है रोड क्रॉस करने के लिए 1400 करोड़ का एलिवेटेड रोड बनाओ। मैंने कहा 1400 करोड़ किसको कहते हैं, आपको पता है क्या? तो मैंने कहा जो नदी नाले हैं उसको नीचे में हम दोनों बाजू में उसको एक्सिस कंट्रोल करके नीचे में देंगे। इसके ऊपर कोर्ट केस चल रही थी। फिर हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि मुख्यमंत्री, मैं और एनवायरमेंट मिनिस्टर निर्णय करेंगे। फॉरेस्ट वालों ने हमारे तीनों की कमेटी रख दी बाजू में, हाईकोर्ट ने अपनी देहरादून की कमेटी बनाई। आपको ताज्जुब होगा, उसके ऊपर हमारे हाईकोर्ट ने निर्णय दिया, ये ग्रीन जज जिसका नाम ले उनको स्टे दिया। फिर ग्रीन जज के स्टे पर हाईकोर्ट में गए तो हाईकोर्ट ने कहा कि मैं सिटिंग जज हूँ, ये रिटायर्ड जज है, इनको अधिकार नहीं मुझे स्टे देने का। अब उसका निर्णय हो गया। देखिए, ये कहीं ना कहीं इस देश में ऐसी स्थितियां है, काम करो इसके बजाय काम को रोको,
ये प्रॉब्लम होता है। और ये जो रोड की तकलीफ है, जी। इसमें कोई किसी की जिम्मेदारी है तो कोर्ट ने इतने दिन वहाँ स्टे लगा के रखा था, उसके कारण प्रॉब्लम बहुत बहुत शुक्रिया। सॉल्व हो गया है। मैं अगले महीने के 25 तारीख को कंक्रीट रोड बनाने का इसका भूमि पूजन कर रहा हूँ और इसका काम शुरू हो बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन गडकरी जी। तो हिंदुस्तान शिखर समागम में हमारे साथ नितिन गडकरी थे। उम्मीद है कि जो आपकी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो परवान चढ़ें और 2% जीडीपी में जो योजना है आपकी कंट्रीब्यूट करने की वो भी परवान चढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हिंदुस्तान शिखर समागम में इस दमदार भागीदारी के लिए हम श्री नितिन गडकरी जी के बहुत आभारी हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगी श्री राजीव वर्मा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एचटी मीडिया लिमिटेड से, कि वे मंच पर आएँ और नितिन गडकरी जी को एक मोमेंटो प्रदान करें। इसके साथ ही हम एक स्केच उन्हें भेंट करेंगे। इस स्केच को इसी मंच में कार्यक्रम के दौरान बनाया गया है। तो ये मोमेंटो और साथ ही में श्री राजीव वर्मा के हाथों ये कैरिकेचर हम श्री नितिन गडकरी को दे रहे हैं। नितिन जी, आपका बहुत आभार। अभिसार, आपका आभार।